वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास के अंदर हमने संविधान सभा की विभिन्न समितियों के बारे में डिस्कस कर लिया था जी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सम इम्पोर्टेंट पॉइंट संविधान सभा की। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे जी हम संविधान से रिलेटेड, संविधान सभा से रिलेटेड। ठीक है, एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या करता है जी, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, यहीं इकट्ठे लिख लेंगे जी। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389 थे। कुल सदस्य कितने थे, 389। अब बारी आती है कि संविधान पर साइन कितने लोगों के, तो संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे, हस्ताक्षर कितने लोगों के थे, याद करिएगा जी, 224 लोगों के। कितने के जी, 224 लोगों के। संविधान में कुल सदस्य कितने, 389, साइन है 224 लोगों के। सबसे पहले साइन किसने किया जी, सबसे प्रथम से हस्ताक्षर किसके हैं, सबसे प्रथम हस्ताक्षर, सबसे प्रथम हस्ताक्षर है जी पंडित जवाहर लाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले साइन कर दिया जी। सबसे आखिरी किसके है, फिर सबसे आखिरी किसके हैं, तो लिखो आखिरी नहीं होता, आखिरी हस्ताक्षर किसके हैं जी, ये है फिरोज गांधी के। किसके हैं जी, फिरोज गांधी, जिनसे सबसे है जी। अब मान लो मैंने शुरुआत कर दी यहाँ से लिखने की, अब कोई और आइए सबसे और ऊपर इसके लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, तो ऊपर लिखना अलग बात होती है, सबसे पहले लिखना अलग बात होती है। तो अगला बात आ जाती है जी, सबसे ऊपर किसके हस्ताक्षर, सबसे पहले नहीं किए उन्होंने, बाद में किए। सबसे ऊपर किसके हस्ताक्षर मिलेंगे आपको संविधान के अंदर, तो सबसे ऊपर मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। समझ आई आपको बात। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, 389। सब कितने लोगों ने साइन किए, 224 लोगों ने। प्रथम सबसे पहले साइन किसने करे थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। हस्ताक्षर का मतलब साइन किसने किए। सबसे आखिर में किसने किए, फिरोज गांधी ने। सबसे ऊपर किसने किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बारी आती थी संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो लिखो संविधान सभा की कुल महिला सदस्य, कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो कितनी थी जी, कुल 15 महिला सदस्य थी। ये बात समझ आ गई आपको। इसके बाद लिखोगे आप कि अनुसूचित जाति से कितने लोग थे, अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे, तो अनुसूचित जाति के सदस्य थे आपके पास 26। कितने थे, 26। एक होती है अनुसूचित जनजाति, अलग होती है जी। तो अगला क्वेश्चन बनता है आपका, अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे जी, 33। समझ आ गया बात आपको। एक इसके अंदर और नोट कर लीजिएगा कि हैदराबाद रियासत से, कहाँ से, हैदराबाद रियासत से, हैदराबाद
रियासत से कोई भी सदस्य नहीं था। हैदराबाद रियासत से कोई भी सदस्य संविधान सभा के अंदर नहीं था। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा हुई? तो संविधान प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई। कितने दिन चर्चा हुई? 114 दिन चर्चा हुई। समझ आ गई इतनी बात आपको? अगली बात आती है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो लिख लीजिएगा ये बात है। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल कितने अधिवेशन हुए जी? कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है जी सारे। संविधान सभा कुल कितने सदस्य से? 389। साइन कितने लोगों ने कर रखे हैं टोटल संविधान के ऊपर? 224 लोगों ने। सबसे पहले किसने कर रखे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे आखिर में किसने कर रखे हैं? फिरोज गांधी ने। सबसे ऊपर किसने कर रखे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुल कितने महिला सदस्य से? 15। अनुसूचित जाति से कितने लोग थे? 26। जनजाति से कितने लोग थे जी? 33। और हैदराबाद रियासत से कोई भी सदस्य नहीं था। संविधान प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई। और संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं जी? 11 अधिवेशन हुए। नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा जी। ठीक है। अब अगला पॉइंट बनता है आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। समझ आ गई आपको ये बात? इसमें स्वीकार कब किया गया? इसको क्या किया गया? इसको स्वीकार कब किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट आपकी, अब हम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसको क्या कहा जाता है जी? तिरंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया आपका 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? स्वीकार। समझ आ गई बात? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। दूसरी बड़ी बात, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया जी? तो इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसका क्या किया था जी? डिज़ाइन बनाया था। इसका डिज़ाइन करने का काम किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन इसका क्या किया था? तैयार किया गया था। अब बारी आती है जी, ये देखो ध्वज, अपना राष्ट्रीय ध्वज ऐसा है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या होती है? चौड़ाई। तो अगर लंबाई 3 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी? 2। यानी कि लंबाई, इसी के बारे में लिख रहे हैं हम, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात
कितना है, आप बताओगे 3:2। लेकिन आजकल वो क्वेश्चन क्या कई बार पूछ लिया जाता है जी, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताओ। पहले क्या लिख दिया उसने, चौड़ाई, बाद में क्या लिख दिया, लंबाई का अनुपात कितना होगा जी, 2:3। पहले आ जाएगा 2, बाद में क्या आ जाएगा, 3। समझ आ गई जी आपको ये बात, ठीक है। अब अगली बात आती है कि कितने रंग है टोटल भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, तो आप बताओगे जी 4 रंग है जी। टोटल कितने रंग हैं, 4। 3 तो मुख्य रंग है जी, ऐसे है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे है जी अपना राष्ट्रीय ध्वज, सीधा हो गया ये थोड़ा, एक ऊपर पट्टी मिलेगी, एक ऐसे मिलेगी, एक बीच में मिलेगा। बीच वाले को कहा जाता है अशोक चक्र। क्या कहा जाता है जी, अशोक चक्र। अशोक चक्र का रंग कैसा है जी, नीला। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां। कितनी तिलियां, सबसे ऊपर रंग कौन सा है, तो बताओगे केसरिया। बीच वाला कौन सा है, सॉरी बीच वाला है सफ़ेद, सॉरी इसके बीच वाला है सफ़ेद। और सबसे लास्ट में कौन सा है, हरा रंग। सबसे पहले हम बात करते हैं जी केसरिया रंग, तो ये हो गया केसरिया, हो गया सफ़ेद, हो गया हरा, हो गया, और अशोक चक्र का रंग कितना हो गया, नीला। तो कुल मिलाए कितने रंग हो गए जी, 4 रंग हो गया। पता लग गया आपको कौन कौन सा। 3 तो मुख्य रहेंगे आपके, केसरिया, सफ़ेद, हरा, और एक आपका रहेगा नीला, ठीक है। अब बारी आती है केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है, तो केसरिया रंग प्रतीक होगा जी बलिदान व त्याग का। केसरी रंग किसका प्रतीक होगा जी, बलिदान व त्याग का। फिर आती है बारी सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होगा, सफ़ेद रंग होगा शांति व उन्नति का जनक, उन्नति का प्रतीक होगा जी। हरा रंग किसका प्रतीक होगा जी, हरा रंग प्रतीक होगा समृद्धि व उन्नति, कह सकते हो आप। शांति व उन्नति भी कैसे, सिर्फ शांति कह सकते हो, समृद्धि व उन्नति भी कह सकते हो। तो इसका हरियाली का प्रतीक भी होगा जी, या कह सकते हैं हम हरियाली का प्रतीक। ये ऑप्शन हो सकते हैं आपके, तो इन पे आप टिक कर सकते हो। तो केसरिया रंग बलिदान त्याग का, सफ़ेद में पूछा जा सकता है शांति व उन्नति का, हरा रंग आपका समृद्धि व उन्नति का, या हरियाली का क्या रह सकता है, प्रतीक रह सकता है जी। समझ आ गई होगी इतनी बात आप सबको जी, ठीक है। इसके बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना। राष्ट्रमंडल एक ग्रुप हुआ करता था उस टाइम पे, संगठन हुआ करता था, उसका सदस्य कब बना, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो लिखोगे भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य मई 1947 में बना जी। कब बना, मई 1947 में बना। क्लियर ये बात आपको। इसके बाद आप लिखोगे, इसके बाद संविधान को लिख बनाने में समय कितना लगा जी, क्या चीज़, संविधान को बनाने में समय कितना लगा जी, तो कितना लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला आता है जी भारतीय संविधान को लिखने का काम किसने किया था। अगला क्या होता है, भारतीय संविधान को लिखने का काम किसने किया। तो लिखोगे जी भारतीय संविधान को लिखने
का काम प्रेम नारायण रईज़ादा ने किया था। लिखने का काम किसने किया? प्रेम नारायण रईज़ादा ने किया था। इसके बाद है जी आपका भारतीय संविधान कितने स्तर की सरकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान त्रिस्तरीय सरकार प्रदान करता है। 3 स्तर कौन कौन से होंगे जी? संघीय सरकार, या इसको कह सकते हैं हम केंद्र सरकार, एक हो सकती है आपकी राज्य सरकार, और एक हो सकती है आपकी पंचायती राज। 3 टाइप की क्या करता है? सरकार है करता है। अब बात आती है कि भारत का संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है? भारत का संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है? तो भारत का संविधान है तो संघात्मक है, परंतु इसका झुकाव एकात्मक की ओर है। संघात्मक का मतलब होता है जी पावर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास मिल के रहेगी। संघात्मक का मतलब क्या होता है जी? पावर है मिल के यानी बांट के काम करेंगे। जो एकात्मक का मतलब होता है कि पावर सिर्फ और सिर्फ है केंद्र सरकार के पास रहेगी। पावर किसके पास रहेगी? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। लेकिन भारत का संविधान क्या है? संघात्मक, लेकिन झुकाव क्या है जी? एकात्मक की तरफ है। इसके कुछ एक पॉइंट होंगे जी, इस पे काफ़ी आलोचना भी होती रहती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किन किन पॉइंटों से ये लगता है कि भारत का संविधान संघात्मक है, किन किन पॉइंटों से लगता है कि भारत का संविधान एकात्मक है। लेकिन कहेंगे कि हम भारत का संविधान क्या है? संघात्मक है। इसका झुकाव किसकी तरफ है जी? थोड़ा सा एकात्मक की ओर है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।